क्या है यूक्रेन संकट, इसको समझा जाए। यूक्रेन रूस के बीच जो आज परिस्थितियां बन रही हैं, यूरोप में महायुद्ध, तृतीय महायुद्ध की जो गूंज सुनाई पड़ रही है, आखिर इसके पीछे क्या ऐसी वजह है कि आज पूरा यूरोप बारूद के ढेर पे बैठ गया है। इसको समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद कुछ ही दिन बाद दूसरा विश्व महायुद्ध आ गया। पहला 1913 में और दूसरा 1939 में, जो 45 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे लिटिल बॉय और फैंटम बम नामक 2 परमाणु और अणु बम गिराने के बाद युद्ध की समाप्ति हुई। उसके बाद कोल्ड वार, जिसे शीत युद्ध हम कहते हैं, अमेरिका और रूस के बीच शुरू हुआ। इसलिए कि ज़मीन स्तर पर जर्मनी को पराजित करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो वो सोवियत संघ ने किया था। और सोवियत संघ के बाद जब तक स्टालिन जैसे नेता थे तो सोवियत संघ काफ़ी मजबूत था। लेकिन 1953 में उनकी मृत्यु हो गई और 1985 आते आते गोरबाचेव की वहाँ पे सरकार हो गई। और फिर 1991 में सोवियत यूनियन का विखंडन हो गया। उस विखंडन में सोवियत यूनियन के 15 पार्ट हो गए। उन 15 पार्ट में से एक रूस जो बचा हिस्सा था वह रूस कहलाया। अब बाकी चेकोस्लोवाकिया, बाकी जो थे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन आदि देश जो थे, ये सब विखंडित हो गए। अब यूक्रेन जिसकी सीमा यूरोप से भी लगती है और रूस का तो पार्ट है ही। रूस का लगभग 7% क्षेत्र जो है एशिया में पड़ता है, बाकी जितना क्षेत्र है वो यूरोप में पड़ता है। अब उसके साथ क्या हो रहा है कि यूक्रेन आर्थिक रूप से एक संपन्न राष्ट्र है, फिर भी उसकी वहाँ पे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था? क्रीमिया में जो विवाद पैदा हुआ था। यह क्रीमिया यूक्रेन में पड़ता है और जो एक भरपूर गैस का क्षेत्र है जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। अब समस्या क्या आ रही है कि यूक्रेन में अमेरिका सैनिक अड्डे बनाना चाह रहा है, यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाह रहा है और यूक्रेन के माध्यम से जो गैस पाइपलाइन है रूस की, यूरोप सस्ती गैस अमेरिका से सस्ती गैस देना चाहता है पूरे यूरोपियन कंट्री को। तो अमेरिका को लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि रूस पुराने दौर सोवियत यूनियन में चला जाए। उसका पुराना भय इसमें निकल के आ रहा है। तो वो नहीं चाह रहा है कि रूस यूक्रेन में सफल हो, या रूस जिस तरह से विकास आज कर रहा है उसी तरह से विकास के मार्ग पर वह आगे बढ़े जिस तरह से आर्थिक उन्नति आज हो रही है। और उसका रीज़न क्या है कि पुतिन लगातार राष्ट्र प्रमुख बने हुए हैं रूस के, और वहाँ पे एक अस्थाई विकास, जो रूस गरीबी में था 1990, 95, 2000 के आसपास, लेकिन 2003-4 के बाद क्या देखा गया कि वहाँ गैस के भंडार मिलना शुरू हो गए। गैस पेट्रोलियम भंडार मिलने से रूस की स्थिति मजबूत होना शुरू हुई धीरे धीरे। लेकिन अब पुतिन लगातार एक ही शासक रहने से उसकी नीतियों में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन रूस में जो असीमित भंडार मिल गए गैस के, पेट्रोलियम के, उससे रूस की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इसके अलावा ये भी जानते चलिए कि रूस अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जो विश्व भर के देशों को हथियारों की सप्लाई करता है। मतलब अच्छी मार्केटिंग है। मौत के सौदागर 2 सबसे बड़े हैं, एक अमेरिका, दूसरा रूस। तो ये हथियारों का व्यापार किस लिए किया जाता है? एक छोटी सी बात बीच में बताते चलें कि विश्व में क्या है कि आज ही के दिन अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद के ऊपर जो है मस्जिद पे बम विस्फोट किया गया है। अभी विश्व जो है विश्व में आहट हो रही है कि कहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध महायुद्ध में न बदल जाए। अब ये क्या मूर्ख पाकिस्तान है जो शिया सुन्नी में उलझा हुआ है, अपने में मार रहा है। तो समझने वाली बात क्या है कि हम इस्लाम को देख रहे हैं और उधर ईसाई देश 2, यूक्रेन और रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब की स्थिति आप देखेंगे। ये सब क्या हैं? वो एक तरफ वो ईसाई हैं, ये पाकिस्तान, ईरान और आपका सीरिया, ये सब इस्लामिक देश हैं। अब देखिए कि एक ही स्कूल के दोनों पार्ट हैं।
इस्लाम और ईसाई, ये आपस में ही एकदम मरकट जा रहे हैं, जूझ जा रहे हैं। चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकंड वर्ल्ड वार हो, स्थिति कमोबेश वही थी कि लड़ कौन रहा था, ईसाई ईसाई के खिलाफ लड़ रहे थे। लोग जो ऐसा कहते हैं, तो एक चीज़ हमें समझना होगा, एक सनातन धर्म है जो सनातन धर्मियों पर युद्ध नहीं करता, लेकिन आरोप सबसे ज़्यादा सनातन धर्म के ऊपर है कि ये लोगों को समान रूप से नहीं देखते हैं, ये लोगों में वर्ण व्यवस्था में बांटे हुए हैं, जाति वर्ग में बांटे हुए हैं, इनको शूद्र बना दिए, इनको सवर्ण बना दिए, इनको अवर्ण बना दिए। लेकिन एक बात ये समझना पड़ेगा कि सनातन धर्म में वह खूबी है कि वह अपने लोगों को साथ लेके सदा चला है और चलता रहा है, तो उसके बीच कभी टकराव नहीं आया। खैर, इस बात को छोड़िए, आते हैं हम रूस के मुद्दे पे। तो यूक्रेन में वही समस्या उतनी सी है, एक नाटो, दूसरा क्या नाम से गैस पाइपलाइन, तीसरा अमेरिका को पुराना भय सता रहा है, कहीं रूस ऐसा ना हो कि पुरानी कंडीशन में लौट जाए, तो तीसरा ये कारण है। और चौथा एक कारण क्या है कि लोगों को यह महसूस हो रहा है कि जिनका जमा जमाया व्यापार है, ब्रिटेन का, फ्रांस का, जर्मनी का, अमेरिका का, कहीं ऐसा न हो कि रूस के माध्यम से या होड़ में चाइना और भारत भी शामिल हो जाए। कि आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 5 अस्थायी सीट हैं, उसकी कंडीशन देखिए कि 5 अस्थायी सीट हैं, उसमें उसका विस्तार किया जा सकता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, और लोकतांत्रिक ढंग से चुना गया संयुक्त राष्ट्र संघ, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो मानव को बचाने के लिए, जो मानवता का पोषण करने के लिए सबसे बड़ा, सबसे विश्व की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, उसमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं शामिल है, तो इसको हम कैसे कह दें कि अलोकतांत्रिक नहीं है, यह अमेरिका परस्त नहीं है। एक चीज़ और देखिए, अमेरिका जब अफगानिस्तान में गया, अमेरिका जब इराक में गया सद्दाम हुसैन के ऊपर आरोप लगाकर, तो उसके खिलाफ इसी संयुक्त राष्ट्र संघ में, इसी यूएनओ में, इसी सिक्योरिटी परिषद में कोई निंदा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। क्या वहाँ जान माल का नुकसान नहीं हुआ? अफगानिस्तान से तो अभी सेना वहाँ इनकी वापस आई है, वहाँ आम जनमानस की क्या स्थिति रही है, मतलब आप अमेरिका वहाँ गया किस लिए था? इराक में देखेंगे वही कंडीशन होगी कि वहाँ ये करने क्या गए थे, लेकिन इनके खिलाफ कोई निंदा प्रस्ताव नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। प्रतिबंध किसके? दूसरों पे प्रतिबंध लगेंगे। हथियार ये भी बनाएंगे, इनका हथियार लोगों की सुरक्षा के लिए है, और दूसरे का हथियार क्या है? दूसरे का हथियार दूसरों को मारने के लिए है। अरे अगर इनसे पूछा जाए कि जो परमाणु बम, अणु बम का जो आपने परीक्षण किया था, लिटिल बॉय ऑफ फैंटम का, हिरोशिमा और नागासाकी पर, वो किस लिए था? युद्ध रोकने के लिए था। इतने लोगों को आपने मार दिया, आज भी वहाँ विकलांग लोग पैदा होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की नहीं बनती है। ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, इटली ने मिलकर पूरे विश्व को गुलाम बना लिया, लेकिन इनके खिलाफ कोई निंदा प्रस्ताव नहीं पारित होता, न ये कभी लोगों से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते। तो बस युद्ध का कर्ता धर्ता आप देखेंगे कौन है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यूरोपीय व्यापार, अमेरिकन व्यापार, उसके पीछे यही मुख्य वजह है जगह जगह। इसीलिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि छिटपुट कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं युद्ध हो रहे हैं। उसका यही रीज़न है कि पूरा अफ्रीका देश अशांत है, पूरा मिडिल ईस्ट देखेंगे वो अशांत है, और उधर दक्षिण अमेरिका देखेंगे वो अशांत है। क्यूबा में देखिए बहुत सालों तक अशांति थी। इधर एशिया में भी उधर आगे बढ़ेंगे तो कोरिया, जापान, वो अशांत है। उसका रीज़न क्या है? इन सब के पीछे कौन है? इन सब अशांति के पीछे एक ही देश है, अमेरिका। अमेरिका दूसरों में फूट डालकर, लड़ाई डालकर, वह यह चाहता है कि उसकी बादशाहत बनी रहे, लोग उससे हथियार लेते रहें, लोग उससे अपना समझौता कराते रहें, अपनी पंचायत तोड़वाते रहें, जिससे क्या है कि उसका व्यापार बना रहे। अब आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग के मामले में वो जो है कुछ भी नहीं कर रहा है, हथियारों को छोड़ के कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी अमेरिका की। मतलब किस चीज़ के लिए? मौत के सौदागर, मौत के औजार बनाने के लिए, हथियारों के लिए उसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पूरे विश्व में। अगर युद्ध नहीं होंगे तो हथियार कौन खरीदेगा? क्षेत्र में अशांति नहीं होगी तो हथियार कौन खरीदेगा? अगर कहीं दहशत नहीं होगी, लड़ाई नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, दंगे नहीं होंगे, तो जो इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं, इनकी आवश्यकता क्या पड़ेगी? आप जरा सोचिए, युद्ध के पीछे एक बहुत बड़ा व्यापार है, और उस व्यापार का अधिकेंद्रण कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। उस वाशिंगटन डीसी के कुछ पामेरियन हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इनके जैसे पामेरियन हैं
कि इनको थोड़ा सा कुछ टुकड़ा इनको भी मिल जाएगा। इसीलिए युद्ध होता रहे। युद्ध विश्व का प्राचीन पेशा है विस्तार के लिए। तो बस यह युद्ध ऐसा नहीं है कि धर्म की संस्थापना करने के लिए, मानवता की संस्थापना के लिए युद्ध नहीं हो रहा है। बात यह है कि अमेरिका और रूस के बीच में यूक्रेन जैसा देश पीसा जा रहा है। उसको कई लोग बता दिए कि ऐसा है कि ऐसा करो वैसा करो, हम आपकी मदद करेंगे। अब मदद के लिए गुहार लगा रहा है पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, कोई निकल के नहीं आ रहा है। इसलिए कभी भी जान लीजिए, अपने बल पे ही गुमान रखिए और अपने को आर्थिक संपन्न बनाइए, लेकिन सैनिक रूप से आज के समय में अपने आप को गिद्धों से बचाने के लिए सैनिक रूप से आपको सक्षम बनना ही होगा। वरना कोई रूस खड़ा होगा, कोई चीन खड़ा होगा, कोई ब्रिटेन खड़ा होगा, कोई अमेरिका खड़ा होगा। आपके यहाँ की मानवता उनके लिए माने नहीं रखेगी, आप सिर्फ पैरों तले कुछ ले जाएंगे। अब भारत की स्थिति की बात करें तो भारत का रूस मित्र है तो भारत सहयोग करेगा ही। इसलिए आने वाले समय में या गाहे बगाहे स्थिति क्या कैसी होती है, आवश्यकता तो पड़ती ही है कि अगर आपके मित्र नहीं रहेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो भारत का मित्र रूस है। अब भारत के वहाँ लोग जो फंसे हैं उन्हें वो बाहर निकालने में मदद भी कर रहा है। तो हमारी नैतिकता यही कहती है कि हम रूस के साथ रहें और रूस के साथ हैं भी। इससे भारत के रिश्ते अमेरिका से ख़राब होने वाले हैं। वैसे भी देखेंगे इधर शायद पिछले 2 दशकों में अगर भारत अमेरिका का रिश्ता सबसे ख़राब है तो बाइडेन के टाइम में हुआ है। एक वामपंथी वहाँ का राष्ट्रपति बन गया, अब भारत को वही पुराना भारत समझ रहा है, बगैर भारत को लिए ही वह कोई भी निर्णय करने को उतावला है। इसलिए रिश्ते तो खराब हो ही रहे हैं। अब भारत ऐसा भी रह भी नहीं गया है कि उसे अमेरिका के कंधे की बहुत आवश्यकता पड़े। इसलिए आज नहीं तो कल जो कंधे बने हैं और बंदूक के आगे सीने भी बन जाएंगे, वो तो होना है। अगर भारत को आगे आना है तो फिर लड़ना पड़ेगा ही युद्ध। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं युद्ध सदा विनाश नहीं ले आता है, कभी कभी वह विकास के मार्ग भी खोलता है। तो भारत को इसी परिप्रेक्ष्य में युद्ध को लेना चाहिए। भारत की स्थिति, भारत की संस्कृति की बात हो, भारत के धर्म की बात हो, भारत की परंपरा की बात हो, इसका अधिरोपण विश्व में युद्ध कहीं न कहीं सहायक होंगे। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। इसलिए युद्ध से मुख मत मोड़िए, हे मत समझिए, युद्ध को युद्ध के रूप में लीजिए। योद्धा युद्ध करेंगे। अब बाकी जिसको गीत गाना है वो गाएगा। जय हिंद, जय भारत।